बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम STA 301 यानी कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के सब्जेक्ट की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे। इसमें हमारा सब्जेक्टिव पार्ट यानी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस और कुछ MCQs भी कवर्ड होंगे जो कि हमारे पास्ट पेपर्स में मोस्ट रिपीटेड हैं और जो टॉपिक्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें हमारा एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हमारे पास इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो देखें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड दिस इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बस इसमें कम्युलेटिव ऐड हो गए हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों हमारे पास एक ही चीज़ के दो नाम हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज़, देखिए फंक्शन क्या होता है हमारे पास f of x। ठीक है, फंक्शन होता है f of x। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें क्या चीज़ बताता है? वो बताता है हमें प्रोबेबिलिटी कि ये जो हमारे पास कैपिटल X है ये लेस देन और इक्वल टू है दिस स्मॉल x के, ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या एक्यूमुलेट करता है? प्रोबेबिलिटी फ्रॉम स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x अप टू x, मतलब कि ये जो स्मॉल x है, ठीक है, इससे कुछ छोटी वैल्यूज़ भी हमारे पास होंगी। तो प्रोबेबिलिटी कि ये वाला जो बड़ा x है, ठीक है, ये इस वाले x से छोटा होगा। देखें ये लेस देन का साइन है, छोटा होगा, या फिर ये जो नीचे ये इक्वल का साइन है, या फिर इक्वल होगा। ठीक है, तो छोटा या फिर इक्वल, मतलब कि लेस देन और इक्वल। तो लेस देन और इक्वल से क्या मतलब हुआ? इससे मतलब हुआ कि इससे पहले जितनी भी वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास जो x है स्मॉल x ये 6 तक है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये 6 तक है हमारे पास, तो इससे छोटी जितनी वैल्यूज़ हैं ये वहाँ तक क्या कर रहे हैं? एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन की बात इधर क्यों आ रही है? वो इस लेस देन साइन की वजह से आ रही है। नहीं तो अगर फंक्शन ये होता कि हमारे पास f of x इज़ इक्वल टू p of x इज़ इक्वल टू x, देन इसमें एक्यूमुलेशन कोई नहीं होनी थी, बिकॉज हम डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि ये x इस x के इक्वल कब होगा। ठीक है, बट इधर स्पेसिफिकली हम बता रहे हैं कि या तो इसके इक्वल या इससे छोटा, तो इसमें एक्यूमुलेशन हो रही है। ठीक है, विच इज़ एग्जैक्टली वाई कि इसे हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर CDF भी कहते हैं। तो CDF जब भी बोलेंगे तो इसका मतलब है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर एक हमें बात बताई गई है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो एक स्टेप फंक्शन होता है। देखें डिस्क्रीट में आपको पता है कि हमारे पास वैल्यूज़ कंटिन्यूस नहीं होती। ठीक है, ये हमारे पास सेपरेटली वैल्यूज़ होती हैं, लाइक दिस दिस एंड दिस। तो इसे हमारे पास अगर कनेक्ट करें तो स्टेप्स बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिस्क्रीट के लिए हमारे पास स्टेप फंक्शन होता है और कंटिन्यूस के लिए स्मूथ फंक्शन होता है। ठीक है, ओके, देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 कि डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट क्या होता है? ये काउंटेबल सेपरेटेड वैल्यूज़ लेता है। ठीक है, मतलब कि इसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसको आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन से डिफ़ाइन करते हैं कि इसमें जितनी भी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनका सम बेसिकली हमारे पास 1 के इक्वल आता है। तो डिस्क्रीट में हम ये समेशन वाला साइन आपने याद रखना है। ठीक है, कि समेशन इसकी 1 के इक्वल है। और कंटिन्यूस में क्या होता है? टेक्स एवरी वैल्यू इन एन इंटरवल। फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट में तो ये था ना कि 0 से 1 तक। अब कंटिन्यूस में क्या होता है कि 0 से 1 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 0.1 0.2, ये एक इन्फिनिट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये सब कंटिन्यूस में हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि डिस्क्रीट में तो हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन देख रहे थे, इसमें हमारे पास होता है डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, और इसको हम डिस्क्राइब करते हैं इंटीग्रेशन से। a से लेकर b तक, a से b के इंटरवल में, ठीक है, इंटीग्रेट कर लेते हैं हम इसे, और वो इंटीग्रेशन 1 की इक्वल होती है। इंटीग्रेशन बेसिकली हमें क्या देती है? एरिया। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ इन्फिनिट हैं a से b के दरमियान में, तो जब इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं तो उनका आप सम तो नहीं कर सकते। आप उनकी इंटीग्रेशन करके कि इस एरिया में हमारे पास इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, आप उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी फंक्शन यूज़ होता है बजाय कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन के। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूस के लिए। ठीक है, देन हमारे पास है जॉइंट, मार्जिनल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशंस की हमारे पास 3 टाइप्स दी गई हैं। एक जॉइंट है,
सबसे पहले जॉइंट का क्या मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 और मोर रैंडम वेरिएबल्स ऑब्जर्व्ड टुगेदर, कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स हैं। अच्छा, इसके लिए हम पहले ये देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल एग्जैक्टली होता क्या है। तो जो रैंडम वेरिएबल हमारे पास है, रैंडम वेरिएबल, ये बेसिकली हमारे पास एक रूल है, और ये रूल करता क्या है, ये असाइन करता है वैल्यू, ठीक है, टू ईच आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने किया, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 दफ़ा किया, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो इनके तीनों दफ़ा कोई आउटकम होंगे, ठीक है, तो वो आउटकम को जो वैल्यू असाइन करेगा वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है। तो वैसे इसका नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग है, ना तो ये रैंडम होता है ना ये वेरिएबल होता है, असल में ये एक डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन होता है। ठीक है, ये डिटरमाइन कर रहा होता है कि क्या वैल्यू हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट की आएगी। ठीक है, और इसकी नोटेशन में जो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के, एक हमारे पास कैपिटल एक्स होता है, एक लोअर केस एस होता है, सॉरी एक्स होता है। ठीक है, तो जो कैपिटल एक्स होता है वो वेरिएबल इटसेल्फ होता है। ठीक है, जिसे आप कह रहे हैं कि रूल है हमारे पास बेसिकली, ठीक है, रूल कह लें या फिर वेरिएबल ही कह लें। तो इसकी तो बेसिकली कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट होने के बाद अगर इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू आ गई तो वो हमारे पास स्मॉल एक्स है। ठीक है, बेसिकली लाइक आपने एक डाई रोल की, ठीक है, एंड उसके आपके पास आउटकम थे कि 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मतलब कि ये जो x है कैपिटल X, इसकी वैल्यू 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकती है। तो आपने इसको जब रोल किया तो ये आपके पास 2 के इक्वल आ गई। तो 2 इधर बेसिकली क्या है, 2 इधर स्मॉल x है। ठीक हो गया, तो अब रैंडम वेरिएबल हमें समझ आ गई क्या होता है। तो अब देख लेते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल हो और उनको इकट्ठे ऑब्जर्व किया जा रहा हो, तो देखिए x हो और एक y हो। ठीक है, मतलब कि अब एक डाई को नहीं आप रोल कर रहे, अब आप 2 डाइस को रोल कर रहे हैं और देख रहे हैं इन दोनों में हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, तो ये जॉइंट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है। देन मार्जिनल क्या होती है, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल रिकवर्ड फ्रॉम द जॉइंट वन। ठीक है, आपके पास एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई थी, उसमें से आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन को निकालना है। ठीक है, मतलब कि आपके पास देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई थी f ऑफ x और y की। ठीक है, ये 2 दी गई थी, इसमें से आप किसी तरीके से सिर्फ x की डिस्ट्रीब्यूशन को देखें। ठीक है, x की प्रोबेबिलिटी को देखें, निकालें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली मार्जिनल है, मतलब कि 2 में से हम एक को निकालें। ठीक है, देन कंडीशनल क्या है, कंडीशनल हमें ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x वंस y इज़ फिक्स्ड। अब देखें ज़रा, इसमें हमारे पास x और y दोनों दिए गए थे। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमने x की प्रोबेबिलिटी देखनी है, y हमारे पास पहले ही अकर हो चुका है। ठीक है, y हमारे पास आ चुके, हमने x को देखना है। ये जो बार हमने बीच में लगाई है इसका मतलब है y हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, y पहले ही अकर हो चुका है। ठीक है, तो अब दोनों में से एक हो चुका हो, देन हमने इस वाले की देखनी हो प्रोबेबिलिटी, तो इसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये कंडीशनल है। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बहुत इजी है कि दोनों की एक साथ प्रोबेबिलिटी पहले देखी। ठीक है, और देन जो पहले अकर हो चुका है, इसमें से कौन सा अकर हो चुका है, इसमें से y अकर हो चुका है, तो y की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी देखी। मार्जिनल हमने देखा है क्या होता है कि जब 2 इकट्ठे दिए हों तो उनमें से एक की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों की इकट्ठी हमने न्यूमरेटर में रखी और डिनोमिनेटर में y की अलग से मार्जिनल प्रोबेबिलिटी रख दी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जो है, लेकिन डिनोमिनेटर आपको पता है 0 नहीं हो सकता, तो आप क्या कहेंगे कि ये y की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती। और अगर आप इंट्यूटिवली इस बारे में सोचें तो हम जब कह रहे हैं कि y अकर हो चुके हैं, तो अकर हो चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 कैसे हो सकती है। 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि ये इवेंट लाजमी होगा। ठीक है, और 0 का मतलब है कि ये इवेंट नहीं होगा, बट हम तो कह रहे हैं y हो चुका है। तो ये हमें एक तो ऐसे भी पता चलता है कि डिनोमिनेटर में वैसे ही 0 नहीं आ सकता, और हमें इंट्यूटिवली भी पता लगता है कि यहाँ पर h ऑफ y यानी कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी y की 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। आगे हमारे पास इंडिपेंडेंस है।
ये तो 3 कंडीशनल हो गई, कंडीशनल, मार्जिनल और जॉइंट। आगे इंडिपेंडेंस की बात की गई है कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर हमारे पास दोनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी दी गई है एक्स और वाई की, ठीक है, तो वो इक्वल हो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी दोनों की मल्टीप्लाई करके, ठीक है, फॉर एवरी पेयर। मतलब कैसे यहाँ पर देखते हैं हम, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है इंडिपेंडेंस की क्या कंडीशन है। इंडिपेंडेंस की हमारे पास यही कंडीशन है कि अगर प्रोबेबिलिटी दोनों की दी गई है और वो इन दोनों के मार्जिनल फंक्शंस के प्रोडक्ट के इक्वल है तो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यानी कि x का मार्जिनल फंक्शन क्या है, g ऑफ x, और y का क्या है, h ऑफ y, ठीक है। तो इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दें तो इस प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाए, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंस है। मतलब कि देखें ना, एक दूसरे पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। खाली अकेला अगर x हमारे पास आता तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती, और y आता तो ये होती। अब ये डिपेंडेंट कब होते हैं, तो डिपेंडेंस को भी हम देख लेते हैं, इधर से देख लेते हैं। हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा था, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखा था कि x गिवन y हैज़ अकर्ड, ठीक है, y अकर हो चुका है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय y की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से अगर हम इसको निकालें, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर निकाल रहे थे, ठीक है, तो इसको हम अलग करें तो देखते हैं, अलग करके देख लेते हैं इसको, x और y दोनों की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये इक्वल हो गई x की प्रोबेबिलिटी कि y हैज़ अकर्ड, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनटू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y। तो ये तो तब है ना दोनों की प्रोबेबिलिटी जब ये दोनों डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसको इंडिपेंडेंट में ज़रा देखें, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, तो h ऑफ y तो वैसे ही आ जाएगा, ये तो पहले किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। और ये x देखें अभी किस पर डिपेंड कर रहा है, अभी ये y पर डिपेंड कर रहा है, बट हमने अगर आपको एक्सप्लिसिटली बता दिया कि ये x y पर डिपेंड नहीं करता, तो f ऑफ x गिवन y की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये तो x के फिर मार्जिनल फंक्शन की इक्वल होगी ना, क्योंकि y पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो हम इसको g ऑफ x भी लिख देंगे। तो ये तो सेम हमारे पास यही आ गया जो हमने यहाँ पर देखा। तो इंडिपेंडेंस में ये x गिवन y वाला फैक्टर नहीं है, x गिवन y की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x गिवन y की जगह हमारे पास डायरेक्ट इसका मार्जिनल फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाना है फ्रॉम द गिवन डेटा। ऐसा तो देखें, सबसे पहले क्या कहा गया है कि अ फेयर कॉइन इज़ टोस्ट 3 टाइम्स, एक फेयर कॉइन है उसको 3 दफ़ा टोस्ट किया गया है। देखिए जब 3 दफ़ा टोस्ट किया गया है तो एक कॉइन में हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं, या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा, ठीक है। तो जब 3 दफ़ा हमने टॉस किया तो टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स आ सकते हैं, क्योंकि एक टॉस के हमारे पास 2 आउटकम हैं, तो 3 टॉसेस के कितने होंगे, 2⁻3, मतलब कि 8 आउटकम्स होंगे। हर टॉस में 2 आउटकम, तो मतलब कि 2 × 2 × 2 जो कि हमारे पास 8 है, ठीक है। तो 8 टोटल आउटकम्स आ सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है कि लेट x बी द नंबर ऑफ हेड्स। अगर हम कहते हैं कि ये x हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स है, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स, तो हमने कंस्ट्रक्ट करना है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है, और वेरीफाई करना है कि ये वैलिड है कि नहीं, और ये हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम्स दिए गए हैं, ठीक है। कि देखें, या तो तीनों टॉसेस में हमारे पास क्या होगा, या तो तीनों में हमारे पास हेड आ जाएगा, या तो 2 में हेड आ जाएगा और लास्ट वाले टॉस में टेल आ जाएगा, या फिर एक में हेड फिर टेल फिर लास्ट में हेड आ जाएगा, या फिर टेल एंड देन हमारे पास 2 हेड आ जाएंगे, या फिर हेड और 2 टेल आ जाएंगे, या फिर टेल हेड टेल आ जाएगा, या फिर टेल टेल हेड, और या फिर तीनों टेल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना के देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे, एक तो x, ठीक है, या तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ हेड्स था ना, तो या तो ये 0 नंबर ऑफ़ हेड्स होंगे, या नंबर ऑफ़ हेड्स 1 होगा, या 2 होगा, या फिर
3 हो गए। अब 3 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही 3 है, ठीक है। हम 3 टॉसेस कर रहे हैं ना, या तो उसमें कोई हेड नहीं आएगा या फिर मैक्सिमम 3 हेड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आउटकम्स जो हैं हमारे पास इसमें क्या क्या हो सकते हैं, देखें। जब 0 है तो हमारे पास क्या आउटकम होगा, तब हमारे पास तीनों टेल्स होंगे। अब एक वाले हेड में हमारे पास कितने आउटकम्स हैं कि एक हेड हो, इसमें हमारे पास क्या क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें सिर्फ एक हेड हो। तो ये हो सकती है जो हमने ऊपर लिखी है, आप देख सकते हैं, हेड टेल और टेल, या फिर टेल हेड और टेल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, टेल हेड और टेल, या फिर टेल टेल और हेड। इस सूरत में हमारे पास सिर्फ एक हेड आता है। या फिर 2 हेड कब होंगे, जब हेड हेड और टेल आएगा, या फिर टेल हेड और हेड आएगा, या फिर हमारे पास हेड टेल हेड आ जाएगा, ठीक है। और 3 कब होंगे हमारे पास हेड, उसकी एक ही सिचुएशन है कि हेड हेड और हेड आ जाएगा, ठीक है। अब इसके काउंट्स हमारे पास क्या है, हमने लिखना है काउंट, मतलब कि ये एक सिचुएशन है, ये 3 सिचुएशंस हैं, ये भी 3 सिचुएशंस हैं, और ये एक सिचुएशन है। तो अब हमने इसका देखें, प्रोबेबिलिटी बेसिकली लिख रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है। टोटल आउटकम कितने थे, 8, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन हमारे पास 8 में से कितनी सिचुएशंस हैं, 1, तो 1 आउट ऑफ 8। ये वाली सिचुएशन देखें 8 में से कितनी दफ़ा है, 3 आउट ऑफ 8, ठीक है। ये वाली सिचुएशन भी हमारे पास 3 आउट ऑफ 8 है, और ये वाली सिचुएशन हमारे पास 1 आउट ऑफ 8 है, ठीक है। अच्छा, आप इसको टोटल करके देखेंगे ना, ये प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम को, तो ये हमारे पास 1 आएगी। ये 1 लाजमी आना चाहिए। ये 1 क्यों आना चाहिए, क्योंकि देखें ये पूरी सैम्पल स्पेस है, और पूरी सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, यानी कि जितने भी आउटकम है उन सब का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखें, एक्सपेक्टेशन वेरिएंस रूल्स एंड कोवेरिएंस। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखने से पहले हमें ये जानना होगा कि बेसिकली ये ई ऑफ एक्स, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है क्या, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यू है जो कि आपको मिलेगी अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ओवर अ ह्यूज नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब बहुत दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसकी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर आप उसे मीन कह लें, ठीक है, मीन। तो ये आपको जो मिलेगी, ये कैसे मिलेगी, ये बेसिकली सम कर लेंगे आप x इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड एवरेज वैल्यू है, ठीक है। ये एक एवरेज वैल्यू होती है, इसे आप मीन कह लें। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, अगर एक x है और एक y है, ठीक है, और इन दोनों के मीन को, इन दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इस बात की इक्वल है, ठीक है, कि देखें पहले हम जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं x और y दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो ये इसके इक्वल है कि इन दोनों की इंडिपेंडेंटली हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल कर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। और ये हमेशा ट्रू है, इंडिपेंडेंट हो चाहे दोनों इवेंट्स या फिर इंडिपेंडेंट ना हो। तो ऐसा क्यों है कि जो एक्सपेक्टेशन है वो तो वेटेड एवरेज है, और एवरेज हमारे पास एक लीनियर ऑपरेशन होता है। ये हमारे पास देखिए हमेशा स्ट्रेट थ्रू एडिशन ये पास करेगा, और इसका कोई भी यानी कि हमारे पास समझ लें रेजिड्यू नहीं होगा। सिंपल वर्ड्स में देखिए, अगर आपके पास एक डाइस है और ए डाइस है, उसकी एवरेज आपके पास 3.5 है, और बी डाइस है तो उसकी एवरेज बी कह लें 3.5 है, ठीक है। अब इनका सम कर लें अगर, तो ये 7 आ जाएगा। अब चाहे ये ए बी पर डिपेंड करता हो या फिर बी ए पर डिपेंड करता हो, तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों की जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं, ये देखें, ये ई ऑफ एक्स है और समझ लें ये ई ऑफ वाई है, तो इन दोनों की इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ इसको इफ़ेक्ट नहीं कर रही। आप इंडिपेंडेंटली भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उतना ही आएगा, चाहे इन दोनों को साथ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमेशा इसी के इक्वल आएगा कि इन दोनों को इंडिपेंडेंट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें। और वेरिएंस में क्या है कि वेरिएंस में यहाँ तक तो देखिए सेम बात है कि दोनों को इंडिपेंडेंटली आप ऐड कर रहे हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स को और वेरिएंस ऑफ वाई को, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक करेक्टिंग फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, ये करेक्शन टर्म है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपने 2 टाइम्स इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है
कोवेरियंस को, ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो अब आप कहेंगे ये वैसे आ कहाँ से गया, तो देखें आप लोगों को पता है कि वेरियंस जो होती है हमारे पास वो बेसिकली एक स्क्वेयर्ड वैल्यू है, ठीक है। स्क्वेयर्ड वैल्यू कैसे, कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन होती है ये उसका स्क्वेयर्ड होता है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि स्क्वेयर जब हम ओपन करते हैं, ये देखें दो वैल्यूज़ का अभी हमें स्क्वेयर दिया गया था ना, कि एक्स का और वाई का, ठीक है। स्क्वेयर नहीं यानी कि इनकी वेरियंस, ठीक है। तो जब दो वैल्यूज़ हैं और इनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन था, ठीक है, तो आपको ये तो याद होगा ना कि ए प्लस बी होल स्क्वेयर्ड किसके इक्वल होता है, तो ये होता है ए स्क्वेयर्ड प्लस बी स्क्वेयर्ड प्लस 2ab, राइट। अब यहाँ पर माइनस हो सकता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, राइट। अब देखें अगर हमारे पास वेरिएंस दी गई है तो वेरिएंस भी बेसिकली एक स्क्वेयर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो हमें कहा जा रहा है x प्लस वाई और इसकी वेरिएंस है, तो ये मतलब कि होगी एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड प्लस माइनस 2xy, राइट। बट वहाँ हम स्क्वेयर्ड नहीं लिख रहे, वहाँ बेसिकली हम सिर्फ वेरिएंस लिख रहे हैं, मतलब कि वेरिएंस, क्योंकि वेरिएंस है ही स्क्वेयर्ड वैल्यू, तो x प्लस वाई की वेरिएंस वो इक्वल हो गई वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस कोवेरिएंस। अब इसको हम कोवेरिएंस लिख देते हैं, ठीक है। कोवेरिएंस ऑफ 2 कोवेरिएंस ऑफ x और y, ठीक है। तो ये इसके पीछे की लॉजिक थी। अब हम देखते हैं कोवेरिएंस क्या है। तो कोवेरिएंस हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और y यानी कि मीन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, और ये मैयर हमें क्या कह के देती है कि x और y एक साथ मूव करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो दोनों की इकट्ठी एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस दोनों की सेपरेट एक्सपेक्टेड वैल्यू का प्रोडक्ट, ठीक है। और देन अगर x एंड y इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस ज़ीरो होगी। जब इंडिपेंडेंट है तो एक दूसरे के साथ तो नहीं मूव कर रहे, इसका मतलब है एक दूसरे पर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहे, तो कोवेरिएंस ज़ीरो होगी। सो द वेरिएंस सिंपली ऐड, तो वेरिएंस को फिर हम सिर्फ ऐड कर देंगे। इस बात से आपको ये भी पता चला कि इसमें हमारे पास डिपेंडेंस मैटर कर रही है, यहाँ पर इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंस मैटर नहीं कर रही थी, बट कोवेरिएंस में हम देख रहे हैं कि ये एक साथ मूव टुगेदर कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब उन्होंने कहा ऐसा भी हो सकता है कि कोवेरिएंस ज़ीरो हो लेकिन ये इंडिपेंडेंस का सबूत नहीं है, ठीक है। जब इंडिपेंडेंस होगी तब कोवेरिएंस लाजमी ज़ीरो होगी, लेकिन अगर कोवेरिएंस ज़ीरो है तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाजमी इंडिपेंडेंस भी होगी, ठीक है। आगे हमारे पास चेबीशेव्स इनइक्वालिटी है। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिसका मीन हमारे पास दिया गया है और वेरिएंस ज़ीरो से ज़्यादा है, ठीक है, मीन और वेरिएंस दोनों ज़ीरो से हमारे पास ज़्यादा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कि जो x है वो विद इन k स्टैंडर्ड डिविएशंस ऑफ द मीन है, वो कम से कम प्रोबेबिलिटी इतनी है, ठीक है। इससे हमें शेप के बारे में कुछ नहीं पता चलता और ये एम्पिरिकल रूल से वीक है, लेकिन ये हमेशा अप्लाई होता है। तो ये बात ज़रा समझने वाली है, तो हम ज़रा समझ के देखते हैं इसे, ऐसे नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो बेसिकली एम्पिरिकल रूल हमें क्या कहता था, देखिए एम्पिरिकल रूल हमें ये कहता था, ये अगर हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और इसका मीन हमारे पास यहाँ पर है, तो उसने कहा मीन से अगर आप एक स्टैंडर्ड डिविएशन दूर जाते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर एग्जांपल आपके पास 2 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट्स आप यहाँ जाते हैं और 2 यूनिट्स आप यहाँ जाते हैं, ये -2 और ये +2, तो जो हमारा 68% डेटा है वो इतने एरिया के बीच में होगा, ठीक है। मतलब कि इतने एरिया के बीच में हमारा 68% डेटा होगा। उसने कहा अब आप 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे जाते हैं, मतलब कि -4 और यहाँ पर 4, तो आपका 95% डेटा इतने एरिया के बीच में होगा, ठीक है। और अगर आप 3 स्टैंडर्ड डिविएशन दूर चले जाते हैं, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब कि -6 और 6 पर चले जाते हैं, तो आपका अबाउट 99.7% डेटा इस एरिया के बीच में होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन तो आपको पता है, मतलब कि जो मीन है उससे हम कितना दूर जा रहे हैं, इस साइड पर भी जा सकते हैं, इस साइड पर भी कितनी डिविएशन आ सकती है, ठीक है। तो ये तो एम्पिरिकल रूल था। अब एम्पिरिकल रूल किस लिए होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिस डिस्ट्रीब्यूशन की ऐसी नॉर्मल शेप हो, ठीक है। लेकिन ये अब चेबीशेव हमें क्या कहता है
ये कहते हैं किसी भी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, सिमेट्रिक हो चाहे सिमेट्रिक ना हो, चाहे स्क्यूड हो, पॉजिटिवली स्क्यूड, बाई मॉडल, कैसी भी हो, लेकिन उसकी जो के स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं, चेबीशेव कहते हैं कि के स्टैंडर्ड डिविएशन जो हैं उनके बीच में कितना डेटा आएगा। तो के से क्या मतलब है, पहले हम 1, 2 और 3 देख रहे थे, अब के की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है 1, 2 या 3, ठीक है। तो वो कहता है एटलीस्ट उसमें हमारे पास एटलीस्ट 1 - 1 ओवर के स्क्वायर डेटा आ जाएगा। मतलब कि अगर हमारे पास के की वैल्यू 2 है तो हमारे पास 1 - 1 ओवर 2 स्क्वायर्ड इतना डेटा आ जाएगा, यानी कि 1 - 1/4 जो कि 0.75 बनता है। यानी कि ये कहते हैं 75% डेटा हमारे पास 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये हमें के की वैल्यूज़ में जनरल टर्म में बता रहा है, और इसमें हमारे पास शेप भी रेलिवेंट नहीं है, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी नहीं है, ठीक हो गया। अब हमारे पास कुछ MCQs दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। अगर x और y रैंडम वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है x - y की एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो वो किसके इक्वल होगी। तो ये हम देख चुके हैं कि ये चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, ये हमारे पास लीनियर है, तो ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरह आप इसे देखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, इसको आप अलग अलग लिखेंगे, इसमें और कोई टर्म ऐड नहीं होगा, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन है। अच्छा, अब सेकंड MCQs है हमारे पास कि कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन 2 रैंडम वेरिएबल्स, 2 से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स की कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाईवेरिएट जो है वो एग्जैक्टली 2 की होती है, मार्जिनल हमने देखा था इंडिविजुअल की होती है, x की होगी या y की, ठीक है। यूनिवेरिएट मतलब कि एक ही सिंगल वन, ठीक है, यूनी का मतलब होता है सिंगल, राइट। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, जॉइंट। हमने जॉइंट में पढ़ा था कि 2 या 2 से ज़्यादा, इसमें 2 भी आ जाते हैं और 2 से ज़्यादा भी। अगर एग्जैक्टली 2 का हमें कहा गया होता कि एग्जैक्टली 2 रैंडम वेरिएबल्स, देन हमने बाईवेरिएट को कर देना था, लेकिन 2 और मोर देन 2 कहा गया है तो इसलिए हम जॉइंट को करेंगे, ठीक है। एक और MCQs है हमारे पास कि x और y इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस क्या होगी उनकी, ठीक है। तो आपको बताया जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी कोवेरिएंस हमेशा 0 होती है, ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ वेरी कर ही नहीं रहे, तो ये हमारे पास 0 होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें जो क्वेश्चन रिपीटेड है हमारे पास वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है, तो इसके लिए पहले आप ये देखें कि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट को, और हर दफ़ा या तो आपको सक्सेस होगी, या तो आप कामयाब हो जाएंगे, या फिर आप फेल हो जाएंगे, ठीक है, सक्सेस या फिर फेलियर। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ऐसी सिचुएशन को ही डिस्क्राइब करती है जिसमें या तो सक्सेस होगी या फेलियर होगा। जैसे कि एक कॉइन को 10 दफ़ा फ्लिप किया, तो अगर आपने कहा हमारा सक्सेस का रेट ये है कि हमारे पास हेड आए, तो कितने हेड आए, ठीक है, या फिर आपके पास 100 बल्ब हैं और उनमें आपने देखने कि कितने डिफेक्टिव हैं, तो वो डिफेक्टिव बल्ब निकले तो ये आपका सक्सेस का पैमाना है, ठीक है। तो इसका मतलब आप सक्सेस देख रहे हैं, या तो बल्ब सही होगा या फिर बल्ब ख़राब होगा, ठीक है। अगर बल्ब ख़राब होने को आपने सक्सेस कहा तो एक डिफेक्टिव बल्ब निकल आया है तो वो आपकी सक्सेस है, सही वाला निकल आया है तो वो फेलियर है। तो 2 ही सिचुएशंस है ना इसमें, तो इसको हम बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है। बाय, इसमें 2 ही रिजल्ट्स हैं, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। अब इसका जो फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है देखें कि प्रोबेबिलिटी कि x इज़ इक्वल टू x, वो हमारे पास कितनी है, n चूज़ x p रेज़ टू पावर x इंटू q रेज़ टू पावर n माइनस x, और x बताया गया ये हो सकता है और q बताया गया है कि 1 माइनस p हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसे तो देखने में काफ़ी इंटिमिडेटिंग लग रहा है, लेकिन इसको अगर हम समझें तो ये काफ़ी इजी है। देखते हैं, तो एक बार फॉर्मूला लिखते हैं कि देखें p कि हमारा रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू कब लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि n चूज़ x p रेज़ टू पावर x इंटू q रेज़ टू पावर n माइनस x। अब आपने देखना n क्या है यहाँ पर। सबसे पहले n हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स मतलब कि हम कितनी दफ़ा एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। p क्या है हमारे पास, p हमारे पास नंबर ऑफ़ सक्सेस है, ये स्मॉल वाला p, ठीक है। ये
कैपिटल P है, ये स्मॉल p है, ठीक है, स्मॉल p। तो ये नंबर ऑफ़ सक्सेस है। अब देखें नंबर ऑफ़ सक्सेस कितना होगा, जितनी बार हमारे पास जो भी हमने सक्सेस की बात की है जितनी दफ़ा वो वाला हमारे पास आउटकम आएगा। लेकिन अब अगर आपने नंबर ऑफ़ फेलियर निकालना है, क्यों क्या है, क्यों नंबर ऑफ़ फेलियर है, तो नंबर ऑफ़ फेलियर आप कितनी दफ़ा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। देखें जब आपके पास ऑप्शन ही दो हैं, ठीक है, कि सक्सेस हो रही है या फेलियर हो रहा है, तो अगर आपको मैं सक्सेस बता दूं, सक्सेस का रेट बता दूं, तो आप उससे फेलियर का रेट तो निकाल सकते हैं, क्योंकि तीसरा तो आउटकम ही नहीं है। देखें टोटल आउटकम हमारे पास किसी भी एक्सपेरिमेंट में टोटल जो सैम्पल स्पेस होती है वो 1 के इक्वल होती है, ठीक है ना। तो 1 में से अगर आप सक्सेस का रेट निकाल दें P, तो आपके पास फेलियर का रेट आ जाएगा। तो Q हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस P। तो ये Q जो नंबर ऑफ़ फेलियर है ये बेसिकली हमारे पास 1 माइनस P के इक्वल है। इससे उल्टा भी आप कर सकते हैं, अगर आपको फेलियर का रेट पता है तो 1 माइनस Q करके आप सक्सेस का रेट भी निकाल सकते हैं। अब एक ज़रूरी चीज़ ये देखें, सक्सेस हमारी डिफ़ाइन कैसे हो रही है। सक्सेस तो हमारी तभी होगी ना जब ये रैंडम वेरिएबल x हमारे पास इस x के इक्वल आएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हमने ये सक्सेस के रेट को, नंबर ऑफ़ सक्सेसेस को रेज़ टू पावर x क्यों की है, क्योंकि x ही तो हमारी सक्सेस को डिफ़ाइन कर रहा है। देखें कि n में से n टोटल हमारे आउटकम है, टोटल में से जितनी दफ़ा ये स्मॉल x हमारे पास आएगा उतनी दफ़ा हमारी सक्सेस होगी। तो इसीलिए p रेज़ टू पावर x हमें क्या बता रहा है, देखें p रेज़ टू पावर x हमें बता रहा है प्रोबेबिलिटी के स्पेसिफ़िक ये x हमारे पास कितनी दफ़ा आएगा। मतलब कि देखें 4 दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सक्सेस हुई है, मतलब कि एक दफ़ा P आया, फिर दूसरी दफ़ा आया, फिर तीसरी दफ़ा आया और चौथी दफ़ा आया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, तो ये तो P रेज़ टू पावर 4 हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हमने P रेज़ टू पावर x करके देखा है कि सक्सेस हमारे पास कितनी दफ़ा हो रही है। अब इसी तरह हमने फेलियर का देख लेना है, तो फेलियर के लिए आप किससे रेज़ टू पावर करेंगे। देखें जब टोटल आपके पास आउटकम थे n, तो n में से x दफ़ा हमारे पास सक्सेस है, तो n माइनस x दफ़ा हमारे पास फेलियर्स होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने q को रेज़ टू पावर करना है n माइनस x। अब देखें ये वाला हिस्सा तो हमने फॉर्मूला का समझ लिया। अब ये क्या है, n चूज़ x। तो n चूज़ x बेसिकली ये कम्बिनेशन है। ये किस चीज़ का कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन क्या होता है। देखें कम्बिनेशन आपने पढ़ा हुआ है कि यही बात है ना कि नंबर ऑफ़ डिफरेंट अरेंजमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 3 हेड्स चाहिए थे, ठीक है, 3 हेड आपकी सक्सेस थी और 5 आपने टॉसेस किए हैं, ठीक है। तो अब आपका कैसे आ सकते हैं, सक्सेस आपकी कितने अरेंजमेंट्स में हो सकती है। आपको तो 3 हेड्स चाहिए, तो 5 बारियों में से क्या पता पहली, दूसरी और तीसरी बारी में आपको सक्सेस हो जाए, या फिर पहली, दूसरी और चौथी में हो जाए, या फिर दूसरी, चौथी और 5वीं में हो जाए। तो ये सारे आपको पैटर्न कैसे मिलेंगे, ये सारे पैटर्न आपको कम्बिनेशन से मिलेंगे। तो अब हम एक दफ़ा फिर अपना फार्मूला देखते हैं कि क्या ये फार्मूला अभी भी हमें उतना ही इंटिमिडेटिंग लग रहा है जितना पहले लग रहा था। तो लेट्स सी, हम यही देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कि हमारा रैंडम वेरिएबल हमारी सक्सेस की यानी कि x के इक्वल आ जाए, ठीक है। और हम चूज़ करते हैं कि सक्सेस हमारी कितने तरीक़ों से हो सकती है, n में से x कितनी दफ़ा आ सकता है, ये चूज़ किया। देन जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसको हम x से रेज़ टू पावर करते हैं, ठीक है, कि x कितनी दफ़ा आ रहा है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स, जो हमारे पास फेलियर की प्रोबेबिलिटी है उसको हम रेज़ टू पावर करते हैं कि कितनी दफ़ा x हमारे पास नहीं आ रहा, n माइनस x, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल अब फॉर्मूला मुझे लगता है आप लोगों को याद हो ही गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर और हमें चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसी सूरत में जब बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है तब हमने उसका मीन कैसे निकालना। तो मीन का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने n को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से मल्टीप्लाई करना है, और ये हमारे पास वेरिएंस है। तो वेरिएंस का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है कि n जो टोटल नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट है उनको सक्सेस और फेलियर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, NPQ। और आपको पता है स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट n p और q, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास स्क्वायर रूट NPQ के इक्वल है। तो 4 कंडीशंस हमें बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की दी गई हैं, ये भी आपने याद रखनी है। हर ट्रायल 2 कंडीशंस में एंड होता है, या तो सक्सेस में या फेलियर्स में। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इसमें फ़िक्स्ड होते हैं, n हमेशा फ़िक्स्ड होगा।
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टेक कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। मतलब कि पहले ट्रायल में, दूसरे ट्रायल में, तीसरे ट्रायल में अगर हमने कहा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो इस ट्रायल में भी 1/2 रहेगी, इस ट्रायल में भी 1/2 ही रहेगी, ठीक है। और ट्रायल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। देखिए इंडिपेंडेंट है तभी तो उनकी प्रोबेबिलिटी चेंज भी नहीं हो रही, ठीक है। तो हमारे पास ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। और इसकी एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में हमारे पास n दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस दी हुई है, आपने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। तो मीन तो हमारे पास आ गया n × p करके। अब आप कहेंगे कि हमने जो वेरिएंस निकाली है वो तो n p और q है ना, ठीक है, n p और q। तो q कहाँ से निकालेंगे? तो q तो मैंने आपको बता दी है, वो इक्वल है q = 1 - p। तो ये 1 - p करके आप q निकाल लेंगे, ठीक है। देन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेसेस। अच्छा, एक फेयर डायरिया उसको आप 5 दफ़ा टॉस करते हैं, ठीक है। मतलब कि n आपके पास क्या हो गया, n 5 हो गया। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 6 कि आपके पास 3 दफ़ा 6 आए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मॉडल आइडेंटिफाई करना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करनी है। तो आप देखें आपके पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स फिक्स्ड हैं। आउटकम हमारे पास कैसे हैं? अब आप कहेंगे इसके तो हमारे पास 6 आउटकम है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आप कह रहे हैं कि हमारे पास 1 2 3 6 ये इतने आउटकम्स आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें कंडीशन क्या दी है? उन्होंने तो हमें ये कंडीशन दी है कि आपने देखना है एग्जैक्टली 3 दफ़ा हमारे पास 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारी सक्सेस का पैमाना क्या है? हमारी सक्सेस का पैमाना है या तो 6 आ जाएगा तो सक्सेस हो जाएगी, ठीक है, या तो 6 नहीं आएगा तो हमारे पास फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रायल और 2 आउटकम है सिर्फ हमारे पास। और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट p है। हर ट्रायल में इसकी प्रोबेबिलिटी तो चेंज नहीं हो रही ना। देखें 6 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6 है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से 6 हमारे पास एक दफ़ा ही आ सकता है, तो 1 आउट ऑफ 6। तो ये हमारे पास आप 5 दफ़ा टॉस करें या 6 दफ़ा टॉस करें, तो हर ट्रायल में ये प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास चेंज नहीं हो रही ना। तो ये हमारे पास ये कंडीशन भी पूरी हो गई। और इंडिपेंडेंट थ्रोज़ हैं, एक थ्रो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम बाइनोमियल वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल वाला फार्मूला हमें क्या कहता था कि प्रोबेबिलिटी देखें कि x हमारा 3 6 के इक्वल क्यों कब होगा, ठीक है। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है? आप कहेंगे यहाँ पर 6 क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर 6 इसलिए नहीं लिखा बिकॉज प्रोबेबिलिटी तो हमने इस चीज़ की देखनी है कि 3 दफ़ा 6 आएगा कि नहीं। हमने 6 की प्रोबेबिलिटी नहीं देखनी, हमने 3 दफ़ा 6 आने की प्रोबेबिलिटी देखनी है, ठीक है। तो x = 3। अब हमारे पास टोटल आउटकम कितने थे? 5। उसमें से हमने कितने चूज़ करने हैं? सक्सेस के 3, ठीक है। ये x है ना, देखें यहाँ पर x आया है। देन एक 6 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, ठीक है। जो हमने ये p देखा था, ये आप देख सकते हैं, जो हमारे पास ये वाला p था, नंबर ऑफ़ सक्सेसेस, ये तो एक सक्सेस का था ना, ठीक है। तो ये एक सक्सेस जो सी है हमारी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने देखी। और हमें चाहिए कितनी एग्जैक्टली सक्सेस? x की क्या वैल्यू है? x की 3 वैल्यू है, तो x से हमने रेज़ टू पावर करना था, यहाँ पर x लिख दिया। अब नंबर ऑफ़ फेलियर्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ फेलियर्स बताया था कैसे निकालने हैं। q = 1 - p। p हमारे पास क्या है? 1/6, यानी कि 1 - 1/6। ये हमारे पास कितना बनता है? 6 - 1, ये हमारे पास बनता है 5/6। तो q हमारे पास क्या हुआ? 5/6। अब इसको रेज़ टू पावर किसके करना था? n - x। x हमारे पास क्या था? 3, n क्या था? 5। तो 5 - 3 होता है 2, तो ये 2। अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर्स पर। तो आपके पास अबाउट 0.0322 आएगा। तो ये हमारे पास 3% बनता है, 3.2%। तो 3.2% प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, देन हमारे पास एक क्वेश्चन आता है पोज़ान डिस्ट्रीब्यूशन का, कि पोज़ान डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है।
तो अब इससे पहले इसका भी फॉर्मूला देख के हम घबरा जाएं, तो इसे हम समझ लेते हैं, देन आके हम ये डेफिनेशन देखेंगे तो ये हमें काफ़ी इजी लगेगी, ठीक है। तो अब हम पोज़ान डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख लेते हैं। देखें, बाइनोमियल में आपको क्या पता होना चाहिए था कि n हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए था। लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जहाँ पर n एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब कि हमें नंबर ऑफ़ ट्रायल्स नहीं पता होते। तो जैसे कि एक आप अगर प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हैं कि एक्सीडेंट कितने होते हैं एक रोड पे, तो इसमें आप एक फ़िक्स्ड नंबर ऑफ़ ट्रायल्स तो नहीं बता सकते ना कि यहाँ पर एग्जैक्टली इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि एक एक्सीडेंट हो जाता, ठीक है। आप एक इसका एवरेज रेट बता सकते हैं कि लाइक एवरेज यहाँ पर इस रोड पर हफ्ते में 3 एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, 3 पर वीक हमारे पास एक्सीडेंट होते हैं। तो पोज़ान डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एग्जैक्टली इसी टाइप के हमारे पास गैप के लिए बनी है कि जहाँ पर हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट या नंबर ऑफ़ ट्रायल्स नहीं पता, तो हम उसकी एवरेज देख लें, ठीक है। तो अगर आपको दिया गया हो, फॉर एग्जांपल एवरेज को हम किससे मेजर करते हैं, इसमें एवरेज को हम म्यू से मेजर करते हैं ना, ठीक है। तो अगर आपको एवरेज दी गई हो और n नहीं दिया गया, ठीक है, p भी नहीं दिया गया, ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप पोज़ान डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन कहते हैं कि ऑन एवरेज 3 एक्सीडेंट पर वीक होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि एग्जैक्टली 1 एक्सीडेंट होगा। ना तो आप इसमें n को प्लग कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर बाइनोमियल वाले डिस्ट्रीब्यूशन की तरह आपके पास p है। तो पोज़ान क्वेश्चंस आपको सिर्फ ये वैल्यू देंगे म्यू की। अब हम इसका ज़रा फॉर्मूला देखने की कोशिश करते हैं। देखें, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि x किसी स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल आए, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है e रेज़ टू पावर नेगेटिव म्यू रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, और x की वैल्यू हमारे पास कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू है। अब देखिए, म्यू तो हमारे पास क्या है ये आपको पता है, ये हमारे पास एवरेज नंबर है, ठीक है। x हमारे पास क्या है, ये वो स्पेसिफिक काउंट है जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं। जैसे कि हम पूछ रहे हैं अगर कि एग्जैक्टली बताओ कि आपके पास 1 एक्सीडेंट होगा, तो इसमें स्पेसिफिक काउंट आप पूछ रहे हैं ना कि 1 एक्सीडेंट होगा या 2 एक्सीडेंट होंगे, तो x हमारे पास स्पेसिफिक काउंट है। x हमारे पास e हमारे पास क्या है कि ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 2.7182 समथिंग, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहते हैं, नेचुरल लोगैरिथम्स आपने पढ़े होंगे जब, उसमें भी ये सेम होता है। तो आपके कैलकुलेटर में भी एक बटन होता है e रेज़ टू पावर x का, ये बेसिकली वही है, ठीक है। तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं अगर आपको कैलकुलेटर में नहीं मिल रहा, या फिर आपने सिंपल कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करनी है तो। और फैक्टोरियल्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। फैक्टोरियल क्या होता है, फॉर एग्जांपल 3 का फैक्टोरियल है तो आप इस ऑर्डर में जाएंगे, 3, 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x फैक्टोरियल बेसिकली आपने इसमें 2 बातें याद रखनी है। अगर 1 का फैक्टोरियल है तो वो 1 के इक्वल होता है, और 0 का फैक्टोरियल भी हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये बात ज़रूरी क्यों थी याद रखना, क्योंकि ये कॉमन केसेस में आ जाता है। हमारे पास पूछा होता है कि x 0 हो या फिर x 1, ये कॉमन केसेस हैं कि हमसे यही पूछा हो कि एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा, मतलब कि 0, या फिर सिर्फ 1 एक्सीडेंट होगा, इस तरह का कोई सवाल पूछा हो तो, ठीक है। अब देखें, इसमें आपने एक बात नोट की होगी कि x की कोई अपर लिमिट नहीं दी गई, ठीक है। x की अपर लिमिट इसलिए नहीं दी गई क्योंकि देखिए बाइनोमियल में हम n पर स्टॉप कर जाते थे। अब यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं है कि क्या होगा। बाइनोमियल में तो हमें जितने ट्रायल्स हैं उससे ज़्यादा सक्सेस भी नहीं मिल सकती x की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी कोई सीलिंग ही नहीं है, ठीक है, कोई सीलिंग नहीं है इसकी कि यहाँ पर n है। यहाँ पर पोज़ान में जब ये n वाली लिमिट ही नहीं है तो x फिर जितना मर्जी हो सकता है। तो अब ये फॉर्मूला थोड़ा आपको समझ में आया है, बट अभी भी आपको ये बात नहीं समझ आई होगी कि हमने e रेज़ टू पावर नेगेटिव म्यू क्यों किया। तो देखिए, ये जो e रेज़ टू पावर नेगेटिव म्यू है ना, ये प्रोबेबिलिटी है कि कुछ भी नहीं होता, इफ़ नथिंग हैपन्स एट ऑल, ठीक है। अगर आप x को 0 पुट करके देखेंगे ना इस पूरे फॉर्मूला में, तो आपके पास सिर्फ यही टर्म बाकी बचेगी, ठीक है, e रेज़ टू पावर नेगेटिव म्यू। तो ये बेस लाइन है हमारे पास के
क्या कहते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो ई रेज टू पावर नेगेटिव म्यू होगा। ओके, मतलब नो इवेंट्स, कोई इवेंट नहीं होगा। और एक और बात रह गई यहाँ पर कि हम एक्स फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो एक्स फैक्टोरियल से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि डबल काउंटिंग रिमूव हो जाए, ठीक है। मतलब कि देखिए ये जो म्यू रेज टू पावर एक्स है ना, बेसिकली ये क्या करता है, ये इवेंट्स को ऐसे काउंट करता है कि जैसे कि वो लेबल्ड है। मतलब कि एक्सीडेंट ए हुआ, फिर एक्सीडेंट बी हुआ, और वो डिफरेंट है, एक्सीडेंट ए एक्सीडेंट बी से डिफरेंट है। लेकिन हम सिर्फ क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी इवेंट्स अकर्ड, ठीक है। हमारा सवाल तो यही था ना कि कितने हमारे पास एक्सीडेंट हुए हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम इसमें ऑर्डर नहीं पूछ रहे कि किस ऑर्डर में हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये आपने काउंटिंग वाले रूल्स में पढ़ा होगा कि अभी तो हम उसको इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई दो सिनेरियोज़ का आउटकम हमारे पास सेम आ रहा है तो, लेकिन वो भी 2 दफ़ा काउंट हो जाता है, ठीक है। तो वो 2 दफ़ा काउंट ना हो, डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए हम इसे एक्स फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इस बारे में। फॉर एग्जांपल 3 इवेंट्स हैं ए बी सी, ठीक है। तो ये कैसे कैसे अकर हो सकते हैं, ए सी बी भी हो सकता है, ठीक है, बी ए सी भी हो सकता है, और बी सी ए भी हो सकता है, ठीक है, सी ए बी भी हो सकता है, और सी बी ए भी हो सकता है। तो जब ये इतने सारे हो सकते हैं, इतनी सारी फॉर्म्स में हो सकते हैं, लेकिन ये सब एक्सीडेंट ही है, ठीक है। जब भी हमने कहा ए बी और सी इकट्ठा अकर होगा तो ये एक्सीडेंट ही होगा। तो अब चाहे ये ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है, जैसे भी हो, तो ये एक्सीडेंट है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल 3 के लिए देख रहे हैं ना, ये 3 वाला केस है कि x हमारा 3 के इक्वल है, ठीक है। तो ये 6 डिफरेंट वेज में हो सकता है ना, 1 2 3 है तो ये 6 डिफरेंट वेज में हो सकता है। तो जब हम म्यू रेज टू पावर x करते हैं, मतलब कि म्यू रेज टू पावर जब 3 हम करेंगे तो ये क्या करेगा, ये 6 टाइम काउंट कर लेगा। ये एक ही इवेंट को हमारे पास 6 दफ़ा काउंट कर लेगा, ये हम नहीं चाहते। तो इसलिए फिर हम इसे 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर देते हैं ताकि करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो x हमारे पास बेसिकली एक ही दफ़ा यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ये इसे एक ही दफ़ा काउंट करें। तो अब हम ज़रा डेफिनेशन को देखते हैं। तो देखें, मतलब कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास के x हमारे पास एक सर्टेन नंबर ऑफ आउटकम्स के इक्वल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि ई रेज टू पावर नेगेटिव म्यू, मतलब कि जिस केस में कुछ भी नहीं हो रहा, ये कुछ भी ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो आ रही है, इनटू म्यू रेज टू पावर x। अब ये काउंट करेगा जो हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स हैं जो कि हमारे फेवर में आ रहे हैं, लेकिन ये डबल काउंट कर लेगा। तो इस डबल काउंट को रोकने के लिए x फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, और x की हमारे पास कोई लिमिट नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स n हमारे पास फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो अब इसका मीन और वेरिएंस, पोज़ान डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरिएंस के इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये पोज़ान डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास की प्रॉपर्टी है, सिग्नेचर प्रॉपर्टी है। तो आपको अगर पूछा जाए मीन और वेरिएंस किस डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होते हैं, तो पोज़ान डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो ये लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल है जब n हमारे पास इन्फिनिट होता है, मतलब कि n हमें नहीं पता नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास देखें 0 को अप्रोच करिए, मतलब कि 0 है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पर बताई ही नहीं गई हमारे क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर देखें n इंटू पी इज़ इक्वल टू म्यू, ये मॉडरेट रहता है। यूज फॉर काउंट्स ऑफ रेयर इवेंट्स ओवर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, स्पेस और लेंथ। तो ये रेयर इवेंट्स के लिए देखें ना, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक्सीडेंट का ही देखा है तो ये एक रेयर इवेंट का काउंट है ना, ओवर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम देख रहे हैं एक वीक में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर हम स्पेस में देख रहे हैं कि इस रोड पे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास रेयर इवेंट्स को काउंट करने के लिए यूज़ होता है। इसकी एक एग्जाम्पल भी हमें दी गई है कि देखें x फॉलोज अ पोज़ान डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू इज़ इक्वल टू 3। देखें आपको म्यू दिया गया, ये आपको बताया गया था कि पोज़ान के क्वेश्चन में आपको हमेशा मीन दिया गया होगा। तो आपने फाइंड क्या करना है, आपने ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी कि ये जो हमारे पास इवेंट है ये एक दफ़ा होगा। तो सिंपल हमने फॉर्मूला लगाना है कि x हमारे पास 1 के इक्वल कब होगा, ई रेज टू पावर नेगेटिव म्यू यानी कि नेगेटिव 3, ठीक है, इंटू 3 रेज टू पावर x यानी कि 1 डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू ई रेज टू पावर नेगेटिव 3। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, आप ये ई वाले पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये तो है ही कॉन्स्टेंट ना। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन आती है, ये है हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन।
अभी तक आपने ये भी याद रखना है, आपने डिस्ट्रीब्यूशंस को मिक्स नहीं करना। हम कितनी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ चुके हैं? हम बाइनोमियल पढ़ चुके हैं, देन हमने पोजान पढ़ी है, अब हम हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पर आ रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमने नॉर्मल पढ़ी थी, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ी, बट आप लोग मिड टर्म में पढ़ चुके होंगे, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी। अभी हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वैसे ये भी हो सकता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आगे आए, तो अभी हम देख लेते हैं, नॉर्मल को भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत। वैसे हमने डिस्कस किया था नॉर्मल को इन द केस जब हम अपने एम्पिरिकल रूल को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। अच्छा खैर, अभी हम हाइपर जियोमेट्रिक को देखते हैं। तो इसके लिए भी ना हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूलाज देख के इंसान कंफ्यूज ही होगा अगर समझेंगे नहीं। और स्टेटिस्टिक्स में तो ये इंट्यूशन का बहुत काम है, आपको पता होना चाहिए कि क्यों, क्या, कैसे हो रहा है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मकसद है, नहीं तो फार्मूलाज मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल, इधर भी हमें बाइनोमियल की बात करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। देखिए, बाइनोमियल में हमने क्या देखा था कि हमारा नंबर ऑफ़ सक्सेसेस कांस्टेंट थे, ठीक है। नंबर ऑफ़ सक्सेसेस हमारे पास p कांस्टेंट रहता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर ट्रायल में हमारे पास कांस्टेंट रहता था, ठीक है। लेकिन हमारे पास काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं जहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं रह सकता। फॉर एग्जांपल, आपको कार्ड्स के डेक का तो अब तक पता चल गया होगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 52 कार्ड्स का एक डेक होता है, राइट। इसमें आपके पास एसेस कितने होते हैं? इसमें आपके पास 4 एसेस होते हैं, ठीक है। फिर भी आपको कुछ बच्चों को नहीं पता, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखें, 52 डेक्स का कार्ड होता है। इसमें हमारे पास 13 हार्ट्स होते हैं, 13 हमारे पास स्पेड होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, और 13 हमारे पास हार्ट्स होते हैं। हार्ट्स हो गए थे, सॉरी, या 13 हमारे पास क्लब होता है, ठीक है। 13 क्लब्स होते हैं। अब हर हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सूट, ठीक है, सूट। अब हर सूट में हमारे पास बेसिकली देखें 13 कार्ड्स होते हैं। इन 13 में से एक एस होता है, हर किसी के पास एक एस होगा, ठीक है, एस। और फिर 2 से 10 तक नंबर्स होते हैं, 2 से 10 तक नंबर्स हो गए। और 3 हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं हर किसी में, जिसमें हमारे पास फेस कार्ड में जैक, क्वीन और किंग आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्ड्स की डिटेल्स हैं, ओके। अच्छा, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, ठीक है, कि हमारे पास नंबर ऑफ़ सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट होती है बाइनोमियल में, राइट। लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट नहीं रहती। फॉर एग्जांपल, अगर अब आप एक डेक में से कार्ड निकालते हैं, ठीक है, टोटल आपके पास एसेस कितने हैं? हर सूट में हमारे पास एक एस है, मतलब कि 4 सूट्स में हमारे पास टोटल 4 एसेस हुए, 4 एसेस हैं आपके पास। कितने में से? 52 कार्ड्स में 4 एसेस हैं आपके पास। तो अगर आपने एस निकालना है तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52, राइट। अब आपने एक एस निकाल लिया, ठीक है। अगर आप उसकी जगह एक नया एस नहीं रखते या फिर उसी एस को वापस नहीं रखते, तो क्या आपके पास अभी भी 4 एसेस बचे हैं? नहीं ना, आपके पास तो 3 एसेस बचे। तो अब आपके पास एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? कार्ड भी टोटल 52 से 51 हो गए, तो अब आपके पास एस निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/51 हो गई। अब समझे आपने एक और एस निकाल लिया, तो अब आपके पास 2 एस बचे और टोटल कार्ड्स आपके पास 50 बचे, तो प्रोबेबिलिटी तो चेंज होती जा रही है। मतलब कि अगर एस निकालना हमारी सक्सेस थी, तो अब हर ट्रायल में हमारे पास 3 ट्रायल्स थे, तो तीनों ट्रायल्स में हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज हुई कि नहीं हुई? ये तो चेंज हो गई। क्या ये कांस्टेंट रही? तो ये कांस्टेंट तो नहीं रही। अब कांस्टेंट नहीं रही तो मतलब कि ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बाकी असूल तो पूरे हो रही हैं, मतलब कि सक्सेस से हमारे पास एस निकालना, फेलियर है एस ना निकालना। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हमारे पास फिक्स्ड है, 3 ट्रायल्स हैं, ठीक है, आउटकम भी 2 हैं। तो लेकिन जो हमारे पास बाइनोमियल की कंडीशन थी, वो क्या कंडीशन थी कि हमारे पास नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है P, वो कांस्टेंट रहेगी हर ट्रायल में। तो ये तो नहीं रह रही।
इसका मतलब बाइनोमियल यहाँ पर नहीं लग सकता। और ये हमारी एक और कंडीशन थी कि ट्रायल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो वो वाली कंडीशन भी हमारी फेल हो रही है, बिकॉज ये देखें एक एस निकालने से दूसरे को फ़र्क पड़ रहा है, राइट। ये देखें 4 से 3 हो गया, फिर 3 से 2 हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं रहे, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगेगी। अब बाइनोमियल नहीं लग रही, यहाँ पर क्या पोजान लिख सकती है? तो पोजान में तो हमें म्यू दिया जाता है, उसमें तो नंबर ऑफ़ सक्सेसेस का या फिर सक्सेस और फेलियर का सीन ही नहीं था। तो यहाँ पर अब हमें एक नई डिस्ट्रीब्यूशन लगानी पड़ेगी, और उस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है हाइपर जियोमेट्रिक, ठीक है। हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये कार्ड्स में, कमेटीज़ में, लॉटरीज़ में या डिफेक्टिव आइटम्स के बैच में हर जगह ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे पास हाइपर जियोमेट्रिक लिखती है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि x आपका i इस x की इक्वल ये है k चूज़ x इंटू n माइनस k चूज़ n माइनस x डिवाइड बाय n चूज़ स्मॉल n। अब यहाँ पर देखते हैं इस फॉर्मूला को, इसमें ज़्यादातर हमारी कम्बिनेशंस ही हैं, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है। अब देखें बेसिकली n हमारे पास क्या है, ये पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है। पूरी पॉपुलेशन कितनी थी? लाइक कार्ड्स की एग्जांपल में 52 कार्ड्स थे, ठीक है। k क्या है? k हमारे पास हाउ मैनी सक्सेसेस एग्जिस्ट इन दैट पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल हमने एस निकालना था, तो टोटल कितनी सक्सेस हो सकती हैं हमें, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ सक्सेसेस। तो ये हमारे पास अगर एस निकालना है तो हमारे पास 4 सक्सेस हो सकती हैं, ठीक है। एन क्या है? स्मॉल एन, कि हाउ मैनी आप कितने ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आप कितने ट्रायल करते हैं। तो बेसिकली आप 5 ट्रायल कर रहे हैं अगर एक केस में, कि हाउ मैनी ट्रायल्स ही कह लें, ठीक है। तो इस केस में अगर आप 5 कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है, तो इधर 5 हो गए। अब x क्या है? x क्या है कि आपको कितनी सक्सेसेस चाहिए। k में क्या फ़र्क था कि k पॉपुलेशन में कितनी सक्सेसेस एग्जिस्ट कर रही हैं। आपने एस निकालना है तो पॉपुलेशन में कितने एस हैं। x क्या है कि आपको कितने एस चाहिए, ठीक है। हाउ मैनी सक्सेसेस यू वांट। आपको फॉर एग्जांपल 2 ही एस चाहिए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपने फॉर्मूला को देखते हैं, हम कर क्या रहे हैं इधर आखिर। ये क्या है? k चूज़ n, मतलब कि जितनी टोटल आपके पास सक्सेस एग्जिस्ट करती हैं उसमें से उतनी सक्सेस जितनी आपको चाहिए। मतलब कि k चूज़ n आपके पास क्या है? ये है वेज टू पिक योर सक्सेस, वेज टू सक्सेस, जितनी आपको सक्सेस चाहिए उतनी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप n माइनस के, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन में से कितनी सक्सेस को माइनस कर दें तो क्या बचेगा? ये तो फेलियर हो गया ना। मतलब कि देखें टोटल पॉपुलेशन में से सक्सेस को माइनस कर दें, टोटल सक्सेस को माइनस कर रहे हैं टोटल पॉपुलेशन में से, तो टोटल फेलियर हो गया, ये टोटल फेलियर। अब देखें स्मॉल n, जितने ट्रायल्स आप कर रहे हैं उसमें से जितनी आपको सक्सेस चाहिए उसको माइनस कर रहे हैं, मतलब कि नंबर ऑफ़ फेलियर्स जितने आपको आ सकते हैं, ठीक है। आप कितने टोटल नंबर ऑफ़ फेलियर्स फेस कर सकते हैं इसमें, ठीक हो गया। तो ये हम क्या चूज़ कर रहे हैं इसमें, n माइनस के डिवाइड बाय n माइनस एक्स। इसमें हम चूज़ कर रहे हैं वेज टू फिल द रेस्ट फ्रॉम फेलियर्स, यानी कि बाकी जो हमारे फेलियर्स हैं, वेज ऑफ फेलियर, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल्स जितने हैं और जितने आपने निकालने हैं, जितने आपके ट्रायल्स हैं, तो वेज टू पिकअप कि कितने तरीक़ों से आप कार्ड निकाल सकते हैं, वेज टू पिकअप होल सैम्पल, ठीक है। पूरे सैम्पल में से आप कितने तरीक़ों से पिक कर सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला आपको इजी लग रहा होगा थोड़ा। ये आपने याद रखना है लाजमी कि ये क्या है, n माइनस के पॉपुलेशन के फेलियर हैं, n माइनस एक्स, स्मॉल n माइनस एक्स, ये आपके फेलियर हैं जो कि आपके ट्रायल्स में आ सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला इतना ख़तरनाक नहीं है कि नंबर ऑफ़ सक्सेस चूज़ करने का तरीका, नंबर ऑफ़ फेलियर चूज़ करने का तरीका डिवाइडेड बाय टोटल, आप जैसे क्या कहते हैं पूरे सैम्पल में से कुछ भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने पैरामीटर्स हैं, n पॉपुलेशन साइज़ है, स्मॉल n सैम्पल साइज़,
के हमारे पास नंबर ऑफ़ सक्सेसेस है और n माइनस के नंबर ऑफ़ फेलियर्स है, ये भी आप लिख लें चाहे, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, हाइपर जियोमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि हर ट्रायल हमें या तो सक्सेस देगा या फेलियर देगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाइपर जियोमेट्रिक की प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ट्रायल से ट्रायल चेंज हो रही है। और सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट है। अच्छा, ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला भी देख लें। देखें, ये तो तब था ना कि 4 में से 52 जब आपने एक निकाल लिया तो 3 आउट ऑफ 51 हो गए। अब समझें, अगर आपने एक निकाल के उसको फ़ौरन रिप्लेस कर दिया, मतलब कि आपके पास 3/51 अभी हुआ ही था, लेकिन आपने एक एस वापस डाल दिया, तो ये तो वापस 4/52 ही बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपने विद रिप्लेसमेंट कर दी, जो आपने निकाली है जो भी चीज़, अगर आपने उसकी रिप्लेसमेंट डाल दी है, फिर तो आपके पास कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, फिर तो वो सेम टू सेम रह रहा है, फिर तो हाइपर जियोमेट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये कब ज़रूरत है, विदाउट रिप्लेसमेंट। जब आप रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे तभी तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी चेंज होगी विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। नहीं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी चेंज ही नहीं होनी, प्रोबेबिलिटी वरना कांस्टेंट रहेगी ना, ठीक है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट, ये ज़रूरी बात है। अच्छा, सक्सेसिव ट्रायल्स आर देयर फॉर नॉट इंडिपेंडेंट। अब इस ऊपर वाली प्रॉपर्टी की वजह से कि हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे, इस वजह से ट्रायल्स इंडिपेंडेंट भी नहीं रहे, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कि n हमारे पास फिक्स्ड है, ये तो वही प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी कि n बिकम्स वेरी लार्ज द हाइपर जियोमेट्रिक टेंड्स टू बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये आपने याद रखना है कि अगर आपके पास सैम्पल साइज़ जो है, सैम्पल स्पेस n, वो बहुत बड़ी हो जाएगी, n जैसे कभी बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये जो हमारे पास हाइपर जियोमेट्रिक है ये बाइनोमियल जैसा बिहेव करती है, ये बाइनोमियल बन जाती है, ठीक है, बाइनोमियल। ये एक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है कि आपके पास 5 कार्ड पोकर हैंड कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एसेस। आपके पास 5 कार्ड का पोकर हैंड कि आपके पास जो नंबर ऑफ फिक्स आपका सैम्पल है, आप 5 कार्ड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो n इज़ इक्वल टू स्मॉल n इज़ इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली 2 एसेस, आपके पास एग्जैक्टली 2 एसेस आपने निकालने हैं, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यही देख रहे हैं ना कि अगर आप 5 दफ़ा ट्रायल करेंगे कि 5 कार्ड पोकर हैंड, तो उसमें एग्जैक्टली आपको 2 एसेस मिलेंगे, तो आपकी सक्सेस क्या है कि 2 एसेस मिले। अब आपको पता है कि टोटल डेक में कितने कार्ड होंगे, 52, तो पॉपुलेशन तो 52 हो गई, और टोटल आपके पास कितनी सक्सेस हो सकती हैं टोटल पॉपुलेशन में, के यानी कि वो आपके पास 4 हो सकता है, 4 एसेस, ठीक है। तो अब आप देखें, हम क्या देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी के एग्जैक्टली 2 एसेस आए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं टोटल पॉपुलेशन में कितनी सक्सेस थी, 4, चूज़ 2, जितनी हमें सक्सेस चाहिए, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ फेलियर्स कितने हो सकते हैं, मतलब कि फेलियर्स हमारे पास कितने हो सकते हैं कि 52 में से पॉपुलेशन के पहले देख रहे हैं, ये ऊपर पॉपुलेशन की बात है, 52 में से 4 गए तो कितना आता है 42, पॉपुलेशन में इतने फेलियर्स हो सकते हैं। अब हमारे सैम्पल में हमें कितने 5 कार्ड पोकर था ना, तो मतलब कि हमारे पास तो n5 था, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ सक्सेसेस कितने थे, 2, तो 5 में से निकाल दिया 2 तो 3, हमारे सैम्पल में 3 फेलियर्स हो सकते हैं, ठीक है, हमारे ट्रायल्स में 3 फेलियर्स हो सकते हैं। और डिवाइडेड बाय n/n, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 52, और हमारा जो फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है वो कितने थे 5। तो इस सब को आप कैलकुलेट करेंगे अगर, तो कम्बिनेशन हमारे पास ये आ जाएंगे, ठीक है। और इन सबको कह के आपके पास 0.03 प्रोबेबिलिटी आ रही है, मतलब कि 3.9%, ठीक है। अब बाइनोमियल या हाइपर जियोमेट्रिक, आपने एक ही क्वेश्चन इसके लिए पूछना है कि रिप्लेसमेंट है कि नहीं। अगर p कांस्टेंट है तो बाइनोमियल होगा, और अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो p चेंज करेगा, वो हाइपर जियोमेट्रिक होगा, ठीक हो गया। अब कुछ MCQs हमारे पास दिए गए हैं कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ पोज़ान डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो हमने देखें मीन और वेरिएंस देखा था कि पोज़ान डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन और वेरिएंस, ठीक है, दोनों इक्वल थे, ठीक हो गया। बाइनोमियल में तो हमारे पास मीन था NP, राइट, और वेरिएंस थी हमारे पास NP और Q, और स्टैंडर्ड डिविएशन थी √NP और Q। लेकिन पोज़ान सिर्फ वही डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमारे पास दोनों इक्वल है।
तो अब दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ तो आपके पास देखें ये तो नहीं है, ये तो हमारे पास बाइनोमियल के लिए था, ठीक है, तो ये भी नहीं और ये भी नहीं, ये तो स्टैंडर्ड डिविएशन थी। तो ये देखिए मीन एंड मीन, अब आपके पास मीन एंड इस तरह भी लिखा हो सकता था अगर वेरिएंस लिखा होता, ठीक है, मीन स्क्वायर नहीं, इसमें देखिए इसमें मीन स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मीन और वेरिएंस इक्वल लिखा होता ऐसे, तब भी आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों जगह वेरिएंस ही लिखा होता, वेरिएंस एंड वेरिएंस, तो वो भी दोनों इक्वल हैं। तो जब इक्वल हैं तो आपने इक्वल वाला देखना है। इधर हमारे पास इक्वालिटी वाला सिर्फ यही ऑप्शन है, म्यू एंड म्यू, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी है। अब हाउ मैनी पैरामीटर्स आर इन्वॉल्व इन द हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, एन, स्मॉल एन और के। एंड देन हमारे पास है, देखेंगे, अच्छा ये ऑप्शन कौन सा था हमारे पास 3, ठीक है। अच्छा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो देखें चेंजेस ऑन ईच ट्रायल नहीं, ये तो हाइपर जियोमेट्रिक में होता है, रिमेंस कांस्टेंट, ये है हमारे पास, नहीं तो हाफ भी नहीं होती, सैम्पल साइज पर भी डिपेंड नहीं करती, तो इसका ऑप्शन बी है, ठीक है। अब देखें क्योंकि हमने हर क्वेश्चन को अच्छे से समझा, उसके पीछे की लॉजिक और इंट्यूशन देखी है, तो इसलिए हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट हमारी फ़ाइल कंप्लीट नहीं हुई। तो इस फाइल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। लेकिन अगर आपको वीडियो का भी पार्ट 2 चाहिए तो आप लोगों ने कमेंट करके बता देना है कि इस वीडियो का हमें पार्ट 2 चाहिए, नहीं तो आप लोग फाइल से देख सकते हैं। अदरवाइज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एक और पार्ट इसका बन जाए, या फिर 2 से 3 पार्ट में भी बन जाता है तो अच्छे से हमारी तैयारी हो जाए एटलीस्ट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।